ये कहना भूल है कि दाम्पत्य सुख के लिए, मतलब वैवाहिक जीवन के सुख के लिए, स्त्री पुरुष के स्वभाव में मेल होना आवश्यक है ना। श्रीमती गौरा और श्रीमान कुंवर रतन सिंह में कोई बात न मिलती थी। वो गौरा उदार थी, रतन सिंह कौड़ी कौड़ी को दांतों से पकड़ते थे। वो हंसमुख थी, रतन सिंह चिंताशील थे। वो कुल मर्यादा पर जान देती थी, रतन सिंह इसे आडंबर समझते थे। उनके सामाजिक व्यवहार और विचार में भी घोर अंतर था। यहाँ उदारता की बाजी रतन सिंह के हाथ थी। अब गौरा को सहभोज से आपत्ति, विधवा विवाह से गिड़ा और अछूतों के प्रश्न से विरोध। रतन सिंह इन सभी व्यवस्थाओं के अनुमोदक थे। राजनीतिक विषयों में यह विभिन्नता और भी जटिल थी। गौरा वर्तमान स्थिति को अटल, अमर, अपरिहार्य समझती थी। इसलिए वो नरम गरम कांग्रेस, स्वराज, होम रूम सभी से विरक्त थी। कहती, ये मुट्ठी भर पढ़े लिखे आदमी क्या बना लेंगे, चने कहीं भांड फोड़ सकते हैं। रतन सिंह पक्के आशावादी थे। राजनीतिक सभा की पहली पंक्तियों में बैठने वाले, कर्म क्षेत्र में सबसे पहले कदम उठाने वाले, स्वदेश व्रतधारी और बहिष्कार के पूरे अनुयायी। इतनी विषमताओं पर भी उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय था। हाँ, वो कभी कभी उनमें मतभेद अवश्य हो जाता था, पर वो समीर के वो झोंके थे जो स्थिर जल को हल्की हल्की लहरों से आभूषित कर देते हैं। वो प्रचंड झोंके नहीं जैसे सागर विप्लव क्षेत्र बन जाता है। थोड़ी सी सदिच्छा सारी विषमताओं और मतभेदों का प्रतिकार कर देती थी। अब विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही थी। स्वयंसेवकों के जत्थे भिखारियों की भांति द्वार पर खड़े होकर विलायती कपड़ों की भिक्षा मांगते थे, और ऐसा कदाचित ही कोई द्वार था जहां उन्हें निराश होना पड़ता हो। वो खद्दर और गाढ़े के दिन फिर गए थे। नैन सुख, नैन दुख, मलमल और तंजेब तनबेद हो गए थे। रतन सिंह ने आकर गौरा से कहा, लाओ अब सब विदेशी कपड़े संदूक से निकाल दो, दे दूं। तो गौरा ने कहा, अरे तो इसी घड़ी कोई साइत निकली जाती है, फिर कभी दे देना। वाह, लोग द्वार पर खड़े होकर कोलाहल मचा रहे हैं और तुम कहती हो फिर कभी दे। तो ये लो कुंजी, निकाल कर दे दो। मगर ये सब लड़कों का खेल है। घर फूंकने से स्वराज न कभी मिला है और न मिलेगा। मैंने कल ही तो इस विषय पर तुमसे घंटों सिरपच्ची की थी और उस समय तुम मुझसे सहमत हो गई थी। आज फिर वही शंकाएं करने लगी। तो मैं तुम्हारे अप्रसन्न हो जाने के डर से चुप हो गई थी। अच्छा, शंकाएं फिर कर लेना, इस समय जो करना है वो करो, लेकिन मेरे कपड़े तो ना लोगे ना? सब देने पड़ेंगे। विलायत का एक सूत भी घर में रखना मेरे प्रण को भंग कर देगा। इतने में रामटहल साइस ने बाहर से पुकारा, सरकार, लोग जल्दी मचा रहे हैं, कहते हैं अभी कई मोहल्लों का चक्कर, गाढ़े का टुकड़ा हो तो मुझे भी मिल जाए। मैंने भी अपने कपड़े दे दिए। केसर मेरी कपड़ों की एक गठरी लेकर बाहर जाती हुई दिखाई दी। रतन सिंह ने पूछा कि क्या तुम भी अपने कपड़े देने जाती हो? अब केसर ने लजाते हुए कहा, हाँ सरकार, जब देश छोड़ रहा है तो मैं कैसे पहनूं। रतन सिंह ने गौरा की ओर आदेशपूर्ण नेत्रों से देखा। अब वो विलंब न कर सकी। अपना संदूक खोला, जलन के मारे स्वदेशी विदेशी सभी कपड़े निकाल निकाल कर फेंकने लगी। उनमें कितनी बहुमूल्य फैंसी जैकेट और साड़ियां थी जिन्हें किसी समय पहनकर वो फूल ही न समाती थी। बाज बाज साड़ियों के लिए तो उसे रतन सिंह से बार बार तकाजे करने पड़े थे, पर इस समय सबकी सब आंखों में खटक रही थी। रतन सिंह उसके भावों को ताड़ रहे थे। अब स्वदेशी कपड़ों का निकाला जाना उन्हें अखर रहा था, पर इस समय चुप रहने में ही कुशल समझते थे। इस पर भी दो एक बार वाद विवाद की नौबत आ ही गई। एक बनारसी साड़ी के लिए तो वो झगड़ बैठे। उसे गौरा के हाथों से छीन लेना चाहा, पर गौरा ने एक न मानी, निकाल ही फेंका। सहसा संदूक में से केसरिया रंग की तंजेब की साड़ी निकली, जिस पर पक्के आंचल और पल्ले टंगे हुए थे। गौरा ने उसे जल्दी से लेकर अपनी गोद में छिपा लिया। तो रतन सिंह ने पूछा कि कैसी साड़ी है? गौरा ने कहा, नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, तंजेब की साड़ी है, आंचल पक्का है। तंजेब की है तब तो जरूर विलायती होगी, उसे अलग क्यों रख लिया? क्या वो बनारसी साड़ियों से अच्छी है? अच्छी तो नहीं है, पर मैं इसे न दूंगी। वाह, विलायती चीज को मैं न रखने दूंगा। लाओ इधर। नहीं, मेरी खातिर इसे रहने दो।
तुमने मेरी खातिर एक भी चीज ना रखी ना, मैं तुम्हारी खातिर क्यों करूं? यार पैरों पड़ती हूँ, जिद ना करो। आखिर तुमको इससे क्यों इतना प्रेम है? तुम तो बाल की खाल निकालने लगते हो। इतने कपड़े थोड़े हैं, एक साड़ी रख ही ली तो क्या? तुमने अभी तक इन होलियों का आशय ही नहीं समझा। खूब समझती हूँ, सब ढोंग है, 4 दिन में जोश ठंडा पड़ जाएगा। अच्छा तुम केवल इतना बतला दो कि ये साड़ी तुम्हें इतनी प्यारी क्यों है, तो शायद मैं मान जाऊं। ये मेरी सुहाग की साड़ी है। रतन सिंह जरा देर तक सोचकर बोले, तब तो मैं इसे कभी ना रखूंगा। मैं विदेशी वस्त्र को ये शुभ स्थान नहीं दे सकता। लोग कितने अद्भुत हो गए थे, ऐसे शुभ कार्यों में ये विदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने में संकोच न करते थे। हैं? मैं इसे अवश्य होली में दूंगा। कैसा अशगुन मुंह से निकालते हो? ऐसी सुहाग की साड़ी का घर में रखना ही अशगुन, अमंगल, अनिष्ट और अनर्थ है। जो चाहे जबरदस्ती छीन ले जाओ, पर खुशी से ना दूंगी। तो फिर मैं जबरदस्ती ही करूंगा, मजबूरी है। ये कहकर वो लपके कि गौरा के हाथ से साड़ी छीन लो। गौरा ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और रतन की ओर कातर नेत्रों से देखकर कहा कि तुम्हें मेरी सिर की कसम। केसर मेहरी भी बोली, बहू जी की इच्छा है तो रहने दीजिए। रतन सिंह के बड़े हुए हाथ रुक गए, मुख मलिन हो गया। उदास होकर बोले कि मुझे अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा, प्रतिज्ञा पत्र पर झूठे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। खैर यही सही। शाम हो गई थी। अब द्वार पर स्वयं सेवकगण शोर मचा रहे थे कि कुंवर साहब जल्दी आइए, श्रीमती जी से भी कह दीजिए कि हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, बहुत देर हो रही है। उधर रतन सिंह असमंजस में पड़े हुए थे कि प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कैसे करूं। विदेशी वस्त्र का घर में रखकर स्वदेशी व्रत का पालन कैसे होगा? आगे कदम बढ़ा चुका हूं, पीछे नहीं हट सकता। लेकिन प्रतिज्ञा का अक्षरशः पालन करना अभिष्ट भी तो नहीं, केवल उसके आशय पर लक्ष्य रहना चाहिए। इस विचार से मुझे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने का पूरा अधिकार है। अब भाई त्रिया हट के सामने किसी की नहीं चलती। यूं चाहूं तो एक ताने में काम निकाल सकता हूं, पर उसे बहुत दुख होगा, बड़ी भावुक है। अब उसके भावों का आदर करना मेरा कर्तव्य है। गौरा भी चिंता में डूबी हुई थी। सुहाग की साड़ी सुहाग का चिन्ह है, उसे आग। कितने अशकुन की बात है। ये भी कभी कभी बालकों की भांति जिद करने लगते हैं, अपनी धुन में किसी की नहीं सुनते। बिगड़ते तो मानो मुंह ही सीधा नहीं होता। लेकिन वो बेचारे भी तो अब सिद्धांतों से मजबूर हैं, झूठ से उन्हें घेरा है। प्रतिज्ञा पत्र पर झूठी स्वीकृति लिखनी पड़ेगी। उनकी आत्मा को बड़ा दुख होगा, घोर धर्म संकट में पड़े होंगे। ये भी तो नहीं हो सकता कि सारे शहर में स्वदेशानुरागियों के सिरमौन बनकर उस प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने से आनाकानी करें। भाई कहीं मुंह दिखाने को जगह नहीं रहेगी। लोग समझेंगे कि देखो बना हुआ था। पर यार अशकुन की चीज कैसे दूं? इतने में उसने रामटल साइज को सिर पर कपड़ों का एक गट्ठर लिए बाहर जाते देखा। केसर मेरी भी एक गट्ठर सिर पर रखे हुए थे। पीछे पीछे रतन सिंह हाथ में प्रतिज्ञा पत्र लिए जा रहे थे। उनके चेहरे पर ग्लानि की झलक थी, जैसे कोई सच्चा आदमी झूठी गवाही देने जा रहा हो। गौरव को देखा तो उन्होंने अपनी आंखें फेर ली और चाहा कि उसकी निगाह बचाकर निकल जाऊं। गौरव को ऐसा जान पड़ा कि उसकी आंखें डबडबाई हुई हैं। वो राह रोक कर बोली, जरा सुनते जाओ। यार जाने दो, दिख ना करो, लोग बाहर खड़े हैं। उन्होंने चाहा कि पत्र को छुपा लो, पर गौरा ने उनके हाथ से छीन लिया और उसे गौर से पढ़ा। एक क्षण चिंता मग्न रहने के बाद बोली, वो साड़ी भी लेते जाओ। रहने दो, अब तो मैं झूठ लिख ही दिया। मैं क्या जानती थी तुम ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हो? ये तो मैं तुमसे पहले ही कह चुका था। मेरी भूल थी, क्षमा कर दो और इसे लेते जाओ। नहीं
जब तुम इसे देना अशुभ समझती हो तो रहने दो, तुम्हारी खातिर थोड़ा सा झूठ बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं नहीं, इसे लेते जाओ, अब मंगल के पैसे तुम्हारी आत्मा का हनन नहीं करना चाहती। यह कहकर उसने अपनी सुहाग की साड़ी उठाकर पति के हाथ में रख दी। अब रतन ने देखा गौरा के चेहरे पर एक रंग आता है और एक रंग जाता है, जैसे कोई रोगी अंतरस्थ विषम वेदना को दबाने की चेष्टा कर रहा हो। उन्हें अपनी अहृदयता पर लज्जा आई। केवल अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए, अपनी आत्मा के सम्मान के लिए मैं इस देवी के भाव का वध कर रहा हूं। क्या अत्याचार है। साड़ी गौरा को देकर बोले कि तुम इसे रख लो, मैं प्रतिज्ञा पत्र फाड़ डालता हूं। अब गौरा ने दृढ़ता से कहा, तुम ना ले जाओगे तो मैं खुद जाकर दे आऊंगी। रतन सिंह विवश हो गए, साड़ी ली और बाहर चले आए। उसी दिन से गौरा के हृदय पर एक बोझ सा रहने लगा। वो दिल बहलाने के लिए नाना उपाय करती, जलसों में भाग लेती, सैर करने जाती, मनोरंजक पुस्तकें पढ़ती, यहां तक कि कई बार तो नियम के विरुद्ध वो थिएटरों में भी गई। किसी प्रकार वो अमंगल कल्पना को शांत करना चाहती थी, पर यह आशंका एक मेघ मंडल की भांति उसके हृदय पर छाई रहती थी। जब एक पूरा महीना गुजर गया और उसकी मानसिक वेदना दिनों दिन बढ़ती ही गई, तो कुंवर साहब ने उसे अपने साथ कुछ दिनों के लिए अपने इलाके पर ले जाने का निश्चय किया। उसका मन उनके आदर्श प्रेम का उन्हें नित्य तिरस्कार किया करता था। वो अक्सर देहातों में प्रचार का काम करने जाया करते थे, पर अब अपने गांव से बाहर न जाते, या जाते तो संध्या तक जरूर लौट आते। उनकी एक दिन की देर, उनका साधारण सिर दर्द और जुकाम उसे अव्यवस्थित कर देते थे। वो बहुधा बुरे स्वप्न देखा करती, किसी अनिष्ट की काल्पनिक अस्तित्व की छाया उसे अपने चारों ओर मंडराती हुई प्रतीत होती थी। अब वो तो देहात में पड़ी हुई आशंकाओं की कठपुतली बनी हुई थी, उधर उसकी सुहाग की साड़ी स्वदेश प्रेम की वेदी पर भस्म होकर संपन्नता की भभूत बनी हुई थी। दूसरे महीने के अंत में रतन सिंह उसे लेकर लौट आया। गौरा को वापस आए 3-4 दिन हो चुके थे, पर असबाब को संभालने और नियत स्थान पर रखने में वो इतनी व्यस्त रही कि घर से बाहर ही ना निकल सकी। कारण यह था कि केसर मेहरी उसके जाने के दूसरे दिन ही छोड़कर चली गई थी, और अभी तक उतनी चतुर मेहरी दूसरी कोई मिली न थी। कुंवर साहब का साइस राम टहल भी छोड़कर चला गया था, बेचारे कोचवान को साइस का काम करना पड़ता था। संध्या का समय था। गौरा बरामदे में बैठी आकाश की ओर एक टक होकर ताक रही थी। चिंताग्रस्त प्राणियों का एकमात्र यही अवलंब है। सहसा रतन सिंह ने आकर कहा कि चलो आज तुम्हें स्वदेशी बाजार की सैर करा लाऊं। ये मेरा ही प्रस्ताव था, पर 4 दिन आए यहाँ पे हो गए, उधर जाने का अवकाश ही ना मिला। गौरा ने कहा, नहीं, मेरा तो जाने का जी नहीं चाहता, यहीं बैठकर कुछ बातें करो। नहीं नहीं, चलो देख आओ, 1 घंटे में लौट आवेंगे। अंत में गौरा राजी हो गई। इधर महीनों से बाहर न निकली थी, आज उसे चारों तरफ एक विचित्र शोभा दिखाई दी। बाजार कभी इतनी रौनक पर न था। वो स्वदेशी बाजार में पहुंची तो जुलाहों और कोरियों को अपनी अपनी दुकानें सजाए बैठे देखा। सहसा एक वृद्ध कोरी ने आकर रतन सिंह को सलाम किया। रतन सिंह चौंक कर बोले, अरे राम टहल, तुम कहाँ हो? बोला, सरकार, अब तो अपना कारोबार करता हूँ। जब से आपकी गुलामी छोड़ी तब से अपने काम में लग गया। आप लोगों की निगाह हम गरीबों पर हो गई, हमारा भी गुजर हो रहा है। नहीं तो आप जानते ही हैं किस हालत में पड़ा हुआ था। जात का कोरियों पर पापी पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता था। रतन सिंह ने बोला कि तो भाई अब मुंह मीठा कराओ, ये बाजार लगाने की मेरी सलाह थी, बिक्री तो अच्छी होती है। हाँ सरकार, आजकल तो खूब बिक्री हो रही है, माल हाथों हाथ उड़ जाता है। यहाँ बैठते हुए 1 महीना हो गए, पर आपकी कृपा से लोगों के 4 पैसे थे वो सब बेबाक हो गए। भगवान की दया से रूखा सूखा भोजन भी दोनों समय मिल जाता है, और क्या चाहिए। मलकिन की सुहाग की साड़ी का होली में आना कहिए, और बाजार का चमकना कहिए। लोगों ने कहा, जब इतने बड़े आदमी होकर ऐसे शकुन की चीज की परवाह नहीं कर सकते तो हम विदेशी कपड़े क्यों रखें। मैं तो यही कहूंगा कि ये सारी माया उस सुहाग की साड़ी की है। इतने में एक अधेड़ स्त्री गौरा के सामने आकर बोली, बहू जी,
मुझे भूल तो नहीं गई? गौरा ने सिर उठाया तो सामने देखा केसर मेरी खड़ी है। वो सुंदर साड़ी पहने हुए थी, हाथ पांव में मामूली गहने भी थे, चेहरा खिला हुआ था। स्वाधीन जीवन का गौरव एक एक भाव से प्रस्फुटित हो रहा था। गौरा ने कहा, इतनी जल्दी भूल जाऊंगी? अब कहाँ हो? अरे हमें लौटने भी न दिया, बीच में ही उड़ भागी। केसर ने कहा, क्या करूं सरकार, अपना काम चलते देखकर सब्र न हो सका। जब तक रोजगार न चलता था तब तक लाचारी थी। पेट के लिए सेवा, टहल, कर्म, कुकर्म सभी करना पड़ता था। अब आप लोगों की दया से हमारे भी दिन लौट आए हैं। अब दूसरा काम नहीं किया जाता। सच पूछो तो तुम्हारी सुहाग की साड़ी ने हमें सुहागिन बना दिया, नहीं तो हम सुहागिन होते हुए भी विधवाएं थी। सच कहती हूँ, सैकड़ों जबानों से यही नित्य दुआएं निकलती हैं कि आपका सुहाग अमर हो, जिसने हमारी रांड जात को सुहाग दान दिया। रतन सिंह एक दुकान पर बैठकर कुछ कपड़े देखने लगे। गौरा का भावुक हृदय आनंद से पुलकित हो रहा था। उसकी सारी अमंगल कल्पनाएं स्वप्नवत विच्छिन्न होती जाती थी। आंखें सजल हो गई थीं और सुहाग की देवी अश्रुसंचित नेत्रों के सामने खड़ी आंचल फैलाकर उसे आशीर्वाद दे रही थी। उसने रतन सिंह को भक्तिपूर्ण आंखों से देखकर कहा, मेरे लिए भी एक साड़ी ले लो। जब गौरा यहां से चली तो सड़क की बिजलियां जल चुकी थीं, सड़कों पर खूब प्रकाश था। उसका हृदय भी आनंद के प्रकाश से जगमगा रहा था। रतन सिंह ने पूछा, तो सीधे घर चलूं? गौरा ने बोला, नहीं नहीं, वो छावनी होते हुए चलो। बाजार खूब सजा हुआ था ना, रतन सिंह ने बोला। गौरा ने बोला कि ये जमीन लेकर एक अस्थायी बाजार बनवा दो, स्वदेशी कपड़ों की दुकानें हों और किसी से किराया न लिया जाए। रतन सिंह ने बोला, बहुत खर्च पड़ेगा। गौरा ने बोला कि मकान बेच दो, रुपए ही रुपए हो जाएंगे। अच्छा, और रहें पेड़ तले? नहीं नहीं, गांव वाले मकान में। सोचूंगा। जरा देर बाद फिर गौरा ने बोला कि इलाके भर में खूब कपास की खेती कराओ, जो कपास बोए उसकी बेगार माफ कर दो। हाँ, तब्दील अच्छी है, दूनी उपज हो जाएगी। कुछ देर बाद फिर गौरा ने बोला कि लकड़ी बिना दाम दो तो कैसा हो, जो चाहे चरखे बनवाने के लिए काट ले जाए। तो बाबा, लूट मच जाएगी। गौरा ने बोला, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बेईमानी कोई न करेगा। जब उसने गाड़ी से उतरकर घर में कदम रखा तो चित्त शुभ कल्पनाओं से प्रफुल्लित हो रहा था, मानो कोई बछड़ा खूंटे से छूटकर किलोले कर रहा हो।